हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर माधुरी वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का लेक्चर पार्ट 2 के साथ में। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपको व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता एवं उसकी मूल्य मान्यताओं पर चर्चा की थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का भाग 2। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति या समुदाय की व्यक्तिगत स्थिति का पूर्ण एवं गहन अध्ययन करने के लिए हमें कुछ चरणों या स्तरों से गुजरना पड़ता है, जो कि निम्नांकित हैं। पहला है समस्या का चयन। बिना समस्या के चयन के हम अध्ययन कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अध्ययन कार्य के शुरुआत के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे सम्मुख, हमारे सामने किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या हो। अगर हम समस्या की बात करें तो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। बेरोजगारी है, अपराध है, घरेलू हिंसा है, किसी भी प्रकार का सामाजिक तनाव है, और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो कोई भी महामारी भी एक समस्या हो सकती है। अगर हम समस्या के बाद दूसरे चरण की बात करते हैं तो वो है समस्या की विवेचना। समस्या की विवेचना के अंतर्गत चुनी गई जो समस्या है, चुना गया जो विषय है, उसके सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है, जिससे कि सूचनाओं को संकलित करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उपस्थित न हो। समस्या की विवेचना करते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। इकाइयों के प्रकारों का वर्णन। इस स्तर पर यह स्पष्ट करना अति आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की इकाई कौन है। अध्ययन की इकाई से हमारा तात्पर्य है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई कोई व्यक्ति है, समूह है, समुदाय है अथवा समाज का कोई भाग है। समस्या की विवेचना की जो अगली कड़ी है वह है इकाइयों का निर्धारण। इस स्तर पर यह निर्धारित किया जाता है कि अध्ययन की जाने वाली इकाइयाँ कौन है। जैसे कि अगर अध्ययन की जाने वाली इकाई बेरोजगार है, हम बेरोजगारी पे अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि बेरोजगारी किस प्रकार के बेरोजगार को हम अध्ययन के लिए चयनित कर रहे हैं। वह बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार है, प्रशिक्षित बेरोजगार है या फिर अशिक्षित बेरोजगार है। तो इस प्रकार से बेरोजगार की जो श्रेणी है, बेरोजगारी का जो प्रकार है, उसका स्पष्टीकरण बहुत ही आवश्यक है। तीसरी जो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है वह यह है कि इकाइयों की संख्या का निर्धारण। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाइयों की संख्या निर्धारित करते समय ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें इकाइयों का अध्ययन बहुत ही सूक्ष्म, गहन और व्यापक रूप से किया जाता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार कम से कम इकाइयों का ही चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इकाइयों की संख्या अधिक हो जाएगी तो निश्चित रूप से उनका गहन, सूक्ष्म, बारीकी के साथ में, गंभीरता के साथ में अध्ययन कर सकना संभव नहीं हो पाएगा। अगली जो मुख्य बात है वह है अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण। मान लीजिए कि अगर हम बेरोजगारी पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम बेरोजगारों का अध्ययन, किस क्षेत्र के बेरोजगारों का अध्ययन कर रहे हैं। वह शहर के हैं या नगर के हैं या कस्बे के हैं या महानगर के हैं, तो हमारा अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा। नगर होगा या गांव होगा या कस्बा होगा, ये तय करना बहुत ही आवश्यक है। अगला जो इसका स्तर है वो है विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण। यहाँ पर विश्लेषण के क्षेत्र से ये अभिप्राय है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई से संबंधित किन किन पक्षों पर अनुसंधानकर्ता अपने ध्यान को केंद्रित करके तथ्यों का संकलन करेगा या अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है घटनाओं के क्रम का निर्धारण या
वर्णन करना। अनुसंधानकर्ता के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वह अध्ययन से संबंधित समस्या या इकाई को एक विशेष समय अवधि के संदर्भ में जानने का प्रयास करे। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ विशेष घटनाएं या समस्याएं किस अवधि में एवं किस क्रम में किस ढंग से घटित हुई और घटित हुई घटनाओं की अवधि के अंतर में या उसके अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ा और भविष्य में क्या क्या परिवर्तन संभव हो सकते हैं। इन सब का व्यवस्थित वर्णन करना अति आवश्यक है। अगला जो स्तर है वह है निर्धारक या प्रेरक तत्व। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी घटना या समस्या के घटने के पीछे कोई न कोई कारक या प्रेरक तत्व अवश्य होता है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई घटना घटित नहीं होती। कोई भी घटना कभी भी शून्य में नहीं घटती है। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए समस्या या घटना के निर्धारक तत्वों को, कारकों को ज्ञात करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बाल अपराध की, तो निश्चित सी बात है कि इसके पीछे अनेक कारक या प्रेरक तत्व हो सकते हैं। वह परिवार की स्थिति हो सकती है। परिवार की स्थिति की अगर हम बात करें तो परिवार टूटे हुए हो सकते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है, आर्थिक स्थिति की कमजोरी हो सकती है, या बच्चे पर ध्यान न देने वाली स्थिति हो सकती है, या परिवार में माता पिता का आपस में डाइवोर्स हो चुका होता है। बहुत सारी स्थितियां परिवार की ऐसी हो सकती हैं। पड़ोस की स्थिति और बुरी संगति, इन सब का भी प्रभाव पड़ सकता है। ये भी कारक तत्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं निष्कर्ष। यह व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अंतिम चरण या स्तर है। इस स्तर पर संकलित किए गए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें प्राप्त तथ्यों या सूचनाओं का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि एक समय अवधि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इकाई के व्यवहारों की, उसकी मनोवृत्ति की, उसकी प्रकृति को समझा जा सके तथा साथ ही साथ उन कारकों को भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है जो कि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की सफलता के लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना आवश्यक है या किन बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इसके लिए जॉन डोलार्ड ने कुछ विशेष सावधानियों का उल्लेख किया है जिसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं या उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पहला बिंदु है वह है अध्ययन की जाने वाली इकाई की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना। हम जिस भी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वह इकाई चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो या वह एक समुदाय के रूप में हो, समाज के रूप में हो, समूह के रूप में हो, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। दूसरी जो मुख्य बात है, इकाई की क्रियाओं एवं व्यवहारों को उसकी परिस्थिति या सामाजिक प्रेरक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जो भी इकाई है, एक इकाई के रूप में, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से एक इंसान हो, मनुष्य हो, मानव हो या वो एक समुदाय हो, उसकी स्थिति, उसके व्यवहारों को, उसकी क्रियाओं को, वो जिस स्थिति में, जिस दशा में रह रहा है उसके संदर्भ में उसकी विवेचना करनी चाहिए या उसके सामाजिक प्रेरक के संदर्भ में उसकी स्थितियों को, उसके व्यवहारों का आकलन करना चाहिए। तीसरी जो प्रमुख सावधानी है वो ये है कि परिवर्तनशील सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार की भूमिका को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाने बिना हम इकाई के व्यवहार को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि अभी इसके पहले हमने बात की थी बाल अपराध की, तो अगर हम बाल अपराध पे अध्ययन कर रहे हैं और हमारी इकाई एक बाल अपराधी है
तो उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को या उसके परिवार की जो भूमिका है उसको हम पूरी तरह से जानें समझें, तभी हम उस बाल अपराधी के व्यवहार को, उस इकाई के व्यवहार को, उसके कारकों को हम ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। जो चौथी सावधानी है वह है ये समझना अति आवश्यक है कि इकाई के जीवन में घटने वाली विशेष घटनाओं ने उसके व्यवहारिक जीवन में किस सीमा तक उथल पुथल मचाई है या उसके व्यवहारिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया है, उसमें क्या बदलाव लाए हैं, उनमें क्या परिवर्तन उत्पन्न किया है। पांचवा है इस तथ्य की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए कि सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां अध्ययन इकाई के व्यवहारों को प्रेरित करती हैं या फिर किसी घटना के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगली जो सावधानी बरतनी है वह है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा प्राप्त सामग्री की विवेचना पूर्व स्थापित सैद्धांतिक मान्यताओं के आधार पर की जानी चाहिए, ताकि निष्कर्षों को अधिक से अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जाना संभव हो सके। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के भाग 3 के साथ हम शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते रहें।